नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जोकीहाट जिला अररिया में मौजूद हूं और बात करना चाहता हूं मैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के नाम का मोहताज नहीं, बहुत बड़े दिग्गज हैं और हिंदुस्तान में ये समझ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है बच्चा बच्चा जानता है और बच्चे से लेके उम्र दराज जो बड़े लोग हैं, तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, तमाम लोग जानते हैं और एक बहुत बड़ी हस्ती है। उसकी अगर तारीफ़ करें तो उसका मिसाल आपको बताना या किसी पहाड़ पर्वत के सामने में उसकी जिक्र करना बहुत बेमानी होगा, क्योंकि बड़े दिग्गज हैं और उन्होंने जिस तरह से लोगों के दिल में छाप छोड़ा है और जिस तरह लोगों के दिल में छाया हुआ है, ख़ास करके आज के माहौल में हमारे साथ बहुत तेज़ तर्रार और बहुत काबिल जो हैं अब्दुल्ला सालिम साहब मौजूद हैं। क्योंकि अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन 2 महीने से यहाँ हूँ और मैं कई जगह घूमा, रोहटा या बैसा की अगर बात करूँ, सीसाबाड़ी बहुत, और बंगाल के करीब जिसे अमौर विधानसभा क्षेत्र है, तो लोगों के मुंह से सुना अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में, क्योंकि चतुर्वेदी हैं और बहुत तेज़ हैं और तरार हैं। और उनसे मैं मेरा पहला सवाल उनसे ये होगा कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, हमारा मुद्दा तो सीमांचल, खुसूसन सीमांचल के अंदर जो बेरोज़गारी है और जो करप्शन है और बहुत सारे मुद्दे, बल्कि समझिए कि सीमांचल खुद एक मुद्दा है। इनके तरफ शुरू से ही नज़र सरकारों की नहीं रही है। हमारी टीम, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कामयाब होती है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम 101% हमें उम्मीद है कि पटना के अंदर सरकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बग़ैर नहीं बन सकती। और जब मज़बूत हम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मज़बूत हो जाएंगे, तो हम यहाँ के लोगों का जो हक़ हुकूक़ उनको नहीं मिला है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के लोगों की जो ज़रूरियात हैं, यहाँ के जनता और आवाम की का जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इंशाअल्लाह मुहैया कराएगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसी मिशन के तहत हम लोग सीमांचल के गरीब मज़दूर, माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित और लाचार बेबस लोगों की हिमायत और उनके हक़ हुकूक़ को दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की धरती पर उतरी है और इस मरतबा पूरे दमख़म के साथ इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह। जी, सवाल ये है कि जिस तरह से मैं 2 महीने से देखा, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा करप्शन है, तो मैंने जैसे पूछा आपको कि आपके नज़र में क्या है, बहुत ऐसी बातें हैं जो इंटरनल है, बाहर नहीं है, उसके लिए जिस तरह से मैंने देखा ब्लॉक में और बहुत सारी जगह में देखा मैं, और जिस तरह से लोग नशे का शिकार हो रहे हैं, जीतने के बाद आपका क्या रवैया होगा, क्या कदम उठाएंगे आप, क्या एक्शन लेंगे आप? ये वाला सवाल का पूरा कीजिए, फिर मैं दूसरा करूँगा। देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारा जोकीहाट विधानसभा सीमांचल का एक सियासी गढ़ रहा है, पूरे सीमांचल का। यहाँ बहुत सारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बड़े पुराने और बड़े अच्छे और लोगों ने नुमाइंदगी की है, लेकिन यहाँ जो होना चाहिए था, जो कि विधानसभा के अंदर जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो बुनियादी तरक्की होनी चाहिए थी, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिल पाई। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जो कि विधानसभा के अंदर आप देख लीजिए, आप रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए तो वहाँ पर करप्शन है। केवरा मोटेशन जो 1000-1500 के अंदर होना चाहिए वो 5000-6000 में होता है। ये करप्शन नहीं तो क्या है? इसको आज तक नहीं सुधारा गया। ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं। ब्लॉक के अंदर चले जाइए आप, आधार कार्ड आपको सुधरवाना है जिसकी कीमत अगर 50 या 100 रुपये है, 51 रुपये है, उसको सुधार करने के लिए 500-600 रुपये लिए जाते हैं। गरीब मज़दूर आदमियों से बड़ी मुश्किल से वो कमाई करके अपने कुछ बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने घर के अंदर कोई इमरजेंसी हादसात को ख़त्म करने के लिए वो रखते हैं, लेकिन ये लोग लूट करके लेके चले जाते हैं। हमारे जो कि हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलता है।
कोई पेशेंट अगर जाता है तो उसको इतना लंबा चौड़ा पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि बाहर से मेडिकल से आप जाकर के दवाई लीजिए। उनको जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर आदमी है, जो किसान आदमी है, बेचारा पूरी दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तब जाकर 200-300 रुपये कमाता है। अगर वो बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल चला जाता है, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाती है 3000 रुपये की। कहते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक से, मेडिकल से जाके पैसे लाओ। तो फिर ये सरकारी हॉस्पिटल के बनाने का फ़ायदा क्या है? हमारे जोकीहाट के अंदर हाई स्कूल फील्ड है, आप देख लीजिए। उस हाई स्कूल फील्ड के अंदर 12 महीने 1.5 फीट पानी हमेशा बसा हुआ रहता है। जो कि हाई स्कूल फील्ड की ये बात मैं बता रहा हूँ। किसान कॉलेज है वहाँ पर, जोकीहाट के अंदर किसान कॉलेज है, वहाँ पर आपको बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इंसान का बच्चा नहीं मिलेगा। ये करप्शन का ही तो शिकार है। वो खून के आंसू रो रहे हैं, वो जितने भी पाठशाले बनाए हुए हैं। यहाँ के और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जो उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, वो करप्शन और वो बदउनवानी के शिकार हैं। बल्कि शिकार नहीं, बल्कि वो बन चुके हैं। वो मुँह खा कर, रिश्वत ले लेकर उनका मुंह इतना बड़ा बड़ा हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए इतनी दिक्कत और परेशानी होती है। जोकीहाट के अंदर आप चले जाइए, मेरी खुद की जोकीहाट के अंदर दुकान है, लेकिन 6 महीने से मैं नहीं पहुँचा हूँ। स्टाफ और हमारे छोटे भाई काम करते हैं वहाँ पे। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर हमेशा पानी लगा हुआ रहता है। पानी निकासी का कोई ज़रिया, कोई अभी तक शक्ल उसकी इख्तियार नहीं की गई। सड़कें गड्ढे के अंदर ऊपर नीचे सड़कें बना दी गई है, जिसकी बुनियाद पर लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आज तक पूरे जोकीहाट के अंदर कोई शौचालय नहीं बनाया गया। बाहर से आदमी आते हैं, 15-20 किलोमीटर दूर से आदमी आते हैं काम करने के लिए। अगर उसको इस्तंजे की या कोई तकाजा हो जाए तो कहाँ जाएंगे? वो मस्जिद मदरसा क्यों जाएंगे? बिल्कुल, वो तो एक धार्मिक जगह है, वो एक पब्लिक के इबादत के लिए है मस्जिद मदरसा। यहाँ के लोग प्राइवेट है वो। यहाँ के लोग कहाँ, यहाँ के वो लोग कहाँ गए जिन्होंने बहुत ज़माने से यहाँ की नुमाइंदगी की है? उनको ये सार्वजनिक प्लेस के ऊपर आवाम के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। एक भी आप शौचालय जो कि विधानसभा जोकीहाट के अंदर दिखा दीजिए, आपको नहीं मिल पाएगा। पूरी बात अगर जोड़ के कहें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सालिम साहब ये जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल डूबे हुए हैं लोग इसमें। और कोई जो किसान है, जैसे मैंने देखा कि 2 महीने के अंदर में जो किसान की जो उम्मीदें हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं सालिम साहब पर है। क्योंकि ये चर्चा सालिम साहब कर रहे हैं जो बिल्कुल फिल वक्त में जायज़ है और बिल्कुल सही है। और शायद मेरे ख्याल से इसी मुद्दे को लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे आपको जो है रास्ता आपका आसान होगा। और दूसरी बात जो है बच्चियों के पढ़ाने के बारे में कहें कि क्योंकि बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ जो है क्यों नहीं पढ़ पाती हैं, इसकी वजह क्या है? भाई देखिए, ऐसा है कि तालीमी मैदान में सरकारी एतबार से हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव किया गया है। और ख़ुसूसन हमारे सीमांचल के अंदर तालीमी निज़ाम का कोई ढंग का बंदोबस्त नहीं है, नज़र ही नहीं है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अररिया ज़िला के अंदर आबादी 28-28.5 लाख है, कॉलेज की तादाद 9 है। यही आबादी रोहतास के अंदर 28-28.5 लाख की आबादी है, वहाँ पर कॉलेज की तादाद 37 और 38 है। तो ये भेदभाव खुला हुआ भेदभाव है। बेगूसराय की आबादी 29 लाख है, लेकिन वहाँ पर हाई स्कूल की तादाद 88 है। और हमारे अररिया के अंदर वही आबादी है, तो यहाँ पर हाई स्कूल की तादाद 44 है। ये भेदभाव किया गया है। और इसी तालीमी मैदान को तालीमी एतबार से हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने बच्चों को हम प्राइवेट एतबार से हम काम कर रहे हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो भी तालीमी एतबार से कई स्कूल्स हैं, उसके बच्चे उसमें फ्री तालीम लेते हैं। हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो भी एजुकेशन के लाइन से जुड़े हुए हैं। उनके स्कूल भी हैं जो कि किशनगंज के अंदर, और होना भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आपका ये इंटरव्यू हो रहा है, ये भी एक स्कूल है, हुदा एजुकेशनल एकेडमी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उसको एजुकेशन देने के लिए हमने इस स्कूल का इस्टेब्लिश्ड किया है। और यहीं पर बच्चों की तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। सिर्फ साइकिल दे देने से, साइकिल थमा देने से बिहार सरकार ये समझती है कि हमारी बच्चियाँ से तालीम याफ्ता हो जाएंगे। नहीं, बल्कि एक सिस्टम के मुताबिक आप अपने सिस्टम के मुताबिक एजुकेशन फील्ड को आप सही कीजिए। टीचर जाते हैं तो कोई निज़ाम नहीं है स्कूल के अंदर, बच्चियों के लिए कोई ढंग का
उनके लिए एक सेपरेट ऐसा एक इंतज़ाम कीजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आज बच्चियों की इज़्ज़त नामूस लूट ली जाती है लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। इसलिए खुसूसन हमें और सरकार को मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि एजुकेशनल फील्ड के अंदर वो तवज्जो दें। अगर इस बिहार को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशनल फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे बड़ी बात है। और यहाँ जो है एक सवाल और होगा कि कोरोना वायरस पर कितना नुकसान हुआ है देश को, कितने लोगों को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में जो देखिए, कोरोना वायरस एक महामारी है, पूरी दुनिया के अंदर ये तबाही लेकर के आई है। ये हम मानते हैं कि कोरोना वायरस से सब बड़ी आर्थिक जो सिस्टम है ज़मीनी सतह पर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आई हैं। कई हज़ार लोगों ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है इस कोरोना की वजह से। मज़दूर माइग्रेन लोग मर चुके हैं। लेकिन मैं ये खुल कर कहूँगा, दबे छुपे अल्फाजों में नहीं बल्कि साफ लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि हमारी बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार, बल्कि खुसूसन बिहार सरकार तो कोरोना वायरस के उससे महामारी से निपटने के लिए एकदम बिल्कुल नाकाम है। बिहार के माइग्रेन दूसरी जगह पर जाते हैं जो कि आप यहाँ रोज़ी नहीं देते हैं, लेकिन जब कोरोना की बात आई तो पूरे सारे स्टेट ने, सारे रियासत ने अपने अपने माइग्रेन को अपने घर पे बुलाया। लेकिन जब बिहार के माइग्रेन लेबर मजदूर लोग बिहार के बॉर्डर पर पहुँचते तो उनको सील कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया कि नहीं, आपको घर आने की परमिशन नहीं दी। आने की बड़ी मुश्किल से मन्नत समाज करके कुछ लोग पहुँचे भी हैं तो बड़ी दिक्कत के साथ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को। मैं तो ये समझता हूँ कि कोरोना एक तबाही है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए। सिर्फ लॉकडाउन लगा देने से कोरोना हम नहीं पकड़ पाएंगे। कोरोना सड़कों के ऊपर नहीं दौड़ता है। सड़कों के ऊपर आप गाड़ियाँ रोक सकते हैं ये लॉकडाउन लगा करके, लेकिन जहां पर आप चालान कटवाते हैं, चालान काटते हैं आपके पुलिस प्रशासन के लोग डंडा मार मार करके, गरीबों के कमर तोड़ तोड़ करके, तो वहीं पर आपको उसी जगह के ऊपर डॉक्टर को भी अवेलेबल करना चाहिए ताकि हर आदमी का टेस्टिंग हो, पता चले कि भाई इसको ये संक्रमित आदमी है, ये संक्रमण इसके अंदर है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया, रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं, बस सिर्फ ऐलान कर देते हैं एकदम बिल्कुल तानाशाही की तरफ कि लॉकडाउन फला दिन से शुरू हो गया। अभी तक एजुकेशनल फील्ड को नहीं खोला गया है। सारी चीज़ें खुल गई, सारी चीज़ें, सारे संस्था और सारे जो डिपार्टमेंट है वो खुल चुके, लेकिन एजुकेशनल फील्ड को नहीं खोला गया। प्राइवेट टीचरों की बहुत बुरी हालत है जी। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि कोरोना से सब निपटना चाहता है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए हमें अपने फील्ड को भी खोलना पड़ेगा, हमें अपने काम को आगे भी करना होगा और प्रोटेक्शन लेते हुए हम अपने काम को आगे करेंगे, तभी जाकर हालात नॉर्मल होंगे। एजुकेशनल फील्ड को खोलना होगा, लेकिन अभी तक फिर 30 तारीख तक का ऐलान कर दिया, 30 सितंबर तक स्कूलें बंद रहेंगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ बिहार सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, ये मैं साफ लफ्ज़ों में बल्कि एक डिमांड है हमारा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा उपाय निकालिए एजुकेशनल फील्ड के लिए कि जो लोग परेशान हाल हैं, प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनको कुछ ना कुछ पैकेज दिया जाए, और जो लोग जो हमारे सरकारी टीचर हैं उनको भी सैलरी नहीं मिली है उनको भी सैलरी दी जाए, और बहुत सारे नौजवान जो क्वालिफाइड कर चुके हैं हमारे इस बिहार के अंदर, उनको जॉब अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, उनको भी सेट किया जाए फ़ौरन। सिर्फ लॉलीपॉप वादे का न थमा जाए, उनको गलत वादे उनसे ना किए जाए। मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी तक आपका वीडियो पहुंचता है तो क्या कहेंगे आप ओवैसी साहब को? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं सियासी एतबार से, कौमी हमारे सदर हैं, सियासी एतबार से मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम, दलित, शोषितों के वो आन बान शान एक उम्मीद हैं। और हमारे बिहार के अंदर हमारे अख्तरुल ईमान साहब जिनकी बेपनाह कुर्बानी रही, वो एक अच्छे नेता होने के साथ साथ में अख्तरुल ईमान साहब एक अच्छे इंसान भी है, अखलाक उनके अंदर आला दर्जे का है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। सियासी लीडर जो करप्शन करते हैं, घोटाला करते हैं, एकदम बिल्कुल ईगो के अंदर रहते हैं, वो उनसे सबक हासिल करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश की आन बान शान है, संविधान की बात करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बदजुबान है जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कुछ थोड़े बहुत भेड़िए या पागल किस्म के जो वो होते हैं जानवर होते हैं, वो भूखते ही हैं उनके पीछे। तो इस बात की हमें फ़िक्र नहीं करनी है। वो इस देश को बचाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और उनकी हिमायत भी करता हूँ। मुझे इस बात
को बोलने में कोई वो नहीं है कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हक़ की आवाज़ को बुलंद करूँगा। अख्तरुल इमाम असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मिशन है, जो तहरीक है भाई गरीबों मज़लूमों को हुकूक़ दिलाने की, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम सब का मिशन होना चाहिए। हम सब को अवैसी बनना चाहिए, हम सब को अख्तरुल ईमान बनना चाहिए, हम सब को अपने अकाबिरीन के तर्ज पर चलते हुए, आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर अबुल कलाम APJ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 1923 के अंदर 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के जाकर सदर बन गए थे सियासी एतबार से। इसलिए एक प्रेरणा मिलता है हम लोगों को कि भाई हमें इस मैदान में भी आना चाहिए और जो हक़ की बात करता हूँ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय उनका मिशन क्या है, उनका टारगेट क्या है इस देश के अंदर, वो क्या करना चाहते हैं, गरीबों का हक़ देना चाहते हैं, शोषित वंचितों का जिनकी कमर तोड़ दी गई है, आज इस देश के अंदर माइनॉरिटी की कमर तोड़ी गई है, कुचल कुचल करके रखा गया है, तो उनकी अगर आवाज़ अगर आप कोई उठाने की बात करता है तो उनका हम सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। और अगर इस वक्त कोई बंदा अगर उभर कर आया है, इस देश की मजलूमों की अगर कोई उम्मीद है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। बिहार के अंदर हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं अवैसी साहब की पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब हैं। हमारे अररिया ज़िला के जनाब भाई राशिद अनवर साहब भी बड़े मुतहरिक फ़ाल, हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मरतबा चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती के साथ हम फील्ड में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि बड़ी अच्छी तादाद के अंदर हम बिहार की धरती से कामयाब होंगे। ये थे अब्दुल्ला सालिम साहब, बहुत खूबसूरती से जवाब दिया इन्होंने, लेकिन जनता का जो दर्द है बिल्कुल छलक रहा था, लोगों की जो परेशानी है सब कुछ बयां कर रहे थे। और कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह जीतें, कामयाब हो जाएं। और क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गरीबों के लिए, जनता के लिए जो मसीहा है, बहुत कुछ किया है उन्होंने। लगातार उनकी कोशिश है कि गरीबों को इंसाफ मिले और हक में हो। तो देखते रहिए हमारा चैनल। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।